सुबह एक उल्टी हुई, मैंने कहा एक तो मेरे लिए दाएं बाएं हाथ का खेल है, एक आध उल्टी, 3 4 5 हुई। इधर भाग के कुलवंती आया था, 2 घंटे एडमिट रहा हूँ कुलवंती में। फिर कुलवंती से घर गया, फिर मैंने किसी को बताया नहीं, चुपचाप चला। और देखो एक दिन में रेडी हो गए, दूसरे दिन क्लास है। बस ये है कि आज एनर्जी लेवल बहुत डाउन है। कल दिन भर कुछ खाया नहीं है, 2 किलो वजन कम हो गया एक ही दिन में, तो मैं चिल्ला नहीं पाऊँगा, बार बार नहीं, चुपचाप हो के पढ़ना है। बोलने में मेरे सीने में थोड़ा दर्द होता है बोलने में, तो आराम आराम से पढ़ाएंगे बिल्कुल। कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ अच्छा, जिन लोगों की केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री की रिकवरी क्लास तो चल नहीं रही होगी, शाम वाली 5:30 से 6:30 होती थी ना। तो सुनो सुनो, जो बच्चे नए हैं उनकी रिकवरी क्लास की टाइमिंग है 6:30 से 7:30। अरे अभी साहिल सर से बात करके आए, बायो सुन तो लो यार, केमिस्ट्री वाले सर से भी मेरी बात हो गई, सर लेंगे 5:30 से 6:30। अब मान लो ये 6:40 तक चला गया, तो साहिल सर की क्लास होगी जब शाम वाला बैच छूटेगा, तो 7:35 7:40 पे छूटेगा, तो 7:45 के बाद ही स्टार्ट हो पाएगी। तो जो नए बच्चे हैं जो इस टाइम पर फ्री हैं, जो ऑफलाइन रिकवरी करना चाहते, पहले मैं 1D मोशन कराऊंगा, आज ही पहली क्लास ले लूँगा, ठीक है। तो ये 6:35 6:40, ये मान के चलो कि 6:40 से होगी, 10 मिनट का मार्जिन है, और 7:40 तक होगी। और साहिल सर इसके बाद लेंगे, क्योंकि वो 7:30 पे है, पर वो स्टार्ट 7:45 से ही करते हैं ना, तो ये टाइमिंग सेट कर लेना अपने उसमें। अब मुझे याद नहीं कि मैं क्या पढ़ा रहा था। मोशन, अच्छा आज मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाना है, ठीक है बच्चों। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें हमने काफ़ी बातें कर ली हैं, और इसके अंदर आता है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। बेटा इसको पढ़ने से पहले हम 2 अजम्पशंस मानकर पढ़ाई करेंगे, ध्यान से समझे जरा। तो 2 अजम्पशंस ये हैं कि जैसे बॉल को जब हम हवा में उछालेंगे, बेटा ध्यान दो, बॉल को जब हम हवा में ऊपर उछालेंगे तो बॉल हवा में ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, और जब ग्रेविटी में मोशन करेगा तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो बेटा जी होगा डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन क्या होगा? जी डाउनवर्ड होगा। जी की वैल्यू बेटा क्या होती है बताओ जरा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस बॉल का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड होगा, और इसे हम लोग फ्री फॉल मोशन भी कहते हैं, इसे हम लोग फ्री फॉल मोशन भी कहते हैं। अब ये जो पढ़ाई करने वाले हैं इसमें हमारे 2 अजम्पशंस हैं, 2 अजम्पशंस है ना। अजम्पशंस क्या है? 2 अजम्पशंस हैं। पहला अजम्पशन ये है कि हम जी को कांस्टेंट मानेंगे। कैसा मानेंगे? वास्तविकता में जी कांस्टेंट नहीं होता है। हकीकत में देखा जाए तो जी कांस्टेंट नहीं होता है, ऊपर जाने पे जी की वैल्यू कम होती जाती है, कम होती जाती है। मैं आपको बता दूं कि जी की वैल्यू कैसे कम होती है। जी डैश इज इक्वल टू, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी बस मैं हिंट के लिए बता देता हूँ, 1 + h/r/e रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। लेकिन ये पृथ्वी की जो रेडियस होती है, अर्थ की जो रेडियस होती है, वो 6400 किलोमीटर होती है, 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर की तुलना में अगर हम किसी बॉल को फेंकते हैं और बॉल हमारी 50 मीटर ऊंचाई तक जाती है, या बॉल हमारी 100 मीटर ऊंचाई तक जाती है,
या बॉल हमारी 500 मीटर ऊंचाई तक जाती है, तो 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, ये सब हाइट ऐसी हैं जो अर्थ के रेडियस की तुलना में बहुत छोटी। तो इतनी छोटी हाइट पे आप कह सकते हो कि जी में जो परिवर्तन होगा, जी की वैल्यू में जो चेंज आएगा वो ना के बराबर आएगा। इसलिए हम पूरे मोशन में जी को कैसा मान सकते हैं? कांस्टेंट। तो पूरी जर्नी में चाहे बेटा बॉल को ऊपर उछाला जाए चाहे नीचे फेंका जाए, हम ये मानकर पढ़ाई करेंगे कि जो जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो एक अजम्पशन हमारे लिए ये रहेगा कि हम जी को कांस्टेंट मानकर पढ़ाई करेंगे। दूसरा अजम्पशन बेटा कि किसी भी सवाल में अगर हमसे कहा नहीं जाएगा तो हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करके पढ़ाई करेंगे। मतलब जो हवा का फोर्स होगा, देखिए जब बॉल को हम हवा में उछालते हैं तो एयर का फोर्स भी लगता है, जैसे हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं या एयर ड्रैग कहते हैं, है ना, रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं। तो एयर का जो रेजिस्टेंस है बेटा, हवा का जो प्रतिरोध है, एयर रेजिस्टेंस, ये हमारा इज नेग्लेक्टेड। एयर रेजिस्टेंस जो है उसे हम निगलेक्ट करके पढ़ाई करेंगे। अब अगर किसी सवाल में वो कह दे रहा है कि नहीं एयर रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करना है, तो ही हम कंसीडर करेंगे। एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हुए सिर्फ 2 ही 3 सवाल है जो हमसे नीट में आ सकते हैं, उनको हम एट द एंड डिस्कस करेंगे। लेकिन जब तक नहीं गिवन होगा तब तक यही मानकर चलेंगे कि हवा का कोई प्रतिरोध नहीं है, हवा का कोई रेजिस्टेंस नहीं। क्योंकि हमारे नीट के सवालों में कभी दिया नहीं जाता है एयर रेजिस्टेंस के बारे में, मान के चलना होता है, अंडरस्टूड होता है कि एयर का कोई रेजिस्टिव फोर्स बेटा काम नहीं कर रहा है। तो 2 अजम्पशन ध्यान रखना है, जी हमारे लिए कांस्टेंट रहेगा। कब कांस्टेंट नहीं होगा? जब हम इतनी जोर से बॉडी को फेंकें कि मान लो हमारी बॉडी 1000-2000 किलोमीटर ऊंचाई तक चली जाए, इतनी हाइट तक चली जाए जिससे पृथ्वी की रेडियस से कंपेयर किया जा सके। 500 किलोमीटर हाइट, 1000 किलोमीटर हाइट, चूंकि अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, तो जब उससे तुलना करने योग्य हो जाए हाइट, तब तुम जी की वैल्यू वेरिएबल हो जाती है। फिर हम इन सारे सवालों को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व करते हैं। फिलहाल काइनेमैटिक्स में हमारी हाइट इतनी कम होने वाली है कि हम जी को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। तो ये 2 बातें लिख लो, फिर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। हो गया? लिख लिया बेटा? चलिए, तो अब हम अपवर्ड प्रोजेक्शन की बात करेंगे। अपवर्ड प्रोजेक्शन, अपवर्ड प्रोजेक्शन, अगर हम बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, ग्रेविटी हमारी डाउनवर्ड है,
सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि हम साइन कन्वेंशन की बात करें। आपको एक साइन कन्वेंशन मानना पड़ेगा कि आप कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना चाहते हो और कौन सी डायरेक्शन को आप नेगेटिव मानना चाहते हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये अपवर्ड डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव मानेंगे और ये वाली डायरेक्शन हम लोग नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। उस हिसाब से ये आप अपनी मर्जी से बदल भी सकते हो। आपका मन हो तो आप डाउनवर्ड पॉजिटिव मानो, अपवर्ड नेगेटिव मानो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो u की वैल्यू हम प्लस u लिखेंगे बिकॉज ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, और a की वैल्यू क्या लिखेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे माइनस g, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, g डाउनवर्ड है इसलिए हम इसे माइनस लिखेंगे। अब अगर हमसे कहा जाए कि हमें कौन कौन सी इक्वेशन लगानी है, तो जो 3 इक्वेशन हम मेनली पढ़ते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी। तो v तो अननोन है, जो अननोन है उसके साइन की चिंता तुम्हें नहीं करनी, उसका साइन मत पुट करो, वो अपने आप साइन के साथ आएगा। तो v को v लिख दिया मैंने। u की चिंता तुम्हें ही करनी है, अगर अपवर्ड थ्रो किया है तो प्लस u आएगा, तो प्लस u को मैंने u लिख दिया। a की वैल्यू तुम्हें रखनी है माइनस जी और इंटू टी। इसका मतलब जब हम बॉल को ऊपर थ्रो करेंगे तो हम पहली इक्वेशन कुछ इस तरह से लगा सकते हैं, v बराबर u माइनस जी टी। अब आपको ध्यान रखना है कि अब आपको इसमें बस g की वैल्यू डाल देनी है, 10 दी है तो 10 डाल देनी है, नहीं तो 9.8 डाल दे देनी है। अब आपको इसमें दोबारा g की वैल्यू माइनस साइन के साथ नहीं रखनी है, तो गलत हो जाएगा। आपने साइन कन्वेंशन, देखिए मेन इक्वेशन ये है v बराबर u प्लस ए टी, आपने सारी चीज़ें साइन के साथ रख दी तभी तो ये बनाई है। तो अब आपको दोबारा इसमें साइन पुट करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखेंगे, u और g की सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखेंगे। तो v अननोन है, v की वैल्यू अपने आप साइन के साथ आएगी, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन अगर हम देखें, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन का क्या फॉर्मेट आएगा अगर हम ये लगाएं। तो देखो मान लेते हैं कि t टाइम बाद बॉल यहाँ कहीं होगी, h हाइट पे होगी। तो देखो डिस्प्लेसमेंट हम सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो ये गैप होता है, इसी को तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अगर बॉल ऊपर गई है, देखो s वेक्टर ऊपर की तरफ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो s की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, प्लस h। s की वैल्यू यहाँ पर हाइट के बराबर होगी, प्लस h होगी। नीचे जाती बॉल तो माइनस h लिख देते, तो s की जगह लिखेंगे प्लस h, u की जगह प्लस u t, a की जगह माइनस g, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यानी कि जब हमें ज़रूरत होगी तो हम सेकेंड इक्वेशन ऐसे लगाएंगे, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में अगर सारी वैल्यू साइन के साथ रखेंगे तो ये हम इक्वेशन लगाएंगे। h हमारी हाइट है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सिमिलरली अगर मुझे थर्ड इक्वेशन लगानी है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो देखो कैसे लगेगा। v हमारे लिए फिर अननोन है, तो v स्क्वायर को v स्क्वायर लिखेंगे। u स्क्वायर है, u की वैल्यू प्लस u है, तो स्क्वायर करोगे u स्क्वायर रहेगा। a की वैल्यू अगर आप देखोगे तो a की वैल्यू है माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, प्लस h। a की वैल्यू माइनस जी है, g डाउनवर्ड है, ऊपर की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना प्लस h होगा। तो जो थर्ड इक्वेशन है बच्चों वो आएगी u स्क्वायर माइनस 2gh। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर की तरफ जब हम बॉल थ्रो करेंगे, किसी पॉइंट से अपवर्ड थ्रो करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन लगाया करेंगे v इक्वल टू u माइनस जी टी, सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे h बराबर u टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g। इसमें हमें g की वैल्यू फिर से दोबारा साइन के साथ नहीं रखनी है, क्योंकि हमने a की वैल्यू माइनस जी रख दी है, तभी जा कर के ये नेगेटिव साइन आया। कुछ बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, वो एक तो ये वाली इक्वेशन लगाते हैं फिर सारी वैल्यू साइन के साथ पुट कर देते हैं। ये गलत तरीका है,
क्योंकि आप अगर आपको सारी वैल्यू साइन के साथ पुट करनी है तो फिर आप ये मत लगाइए, फिर आप बेसिक इक्वेशन लगाइए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और कभी भी आपको लगे कि कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बेसिक इक्वेशन लगाइए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और उसमें फिर आप सारी वैल्यू साइन के साथ रखिए। अपना साइन कन्वेंशन पहले से मन में रखिए कि आप अपवर्ड पॉजिटिव ले रहे हो कि डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहे हो। ज़्यादातर केस में हम अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे, कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनमें हमें लगेगा कि ज़बरदस्ती हमने पॉजिटिव ले रखा है अपवर्ड। मान लो बॉल को नीचे ही थ्रो कर दिया, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, एक्सेलेरेशन भी नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, तो ऐसी परिस्थिति में बेहतर होता है कि ऊपर की जगह डाउनवर्ड ही पॉजिटिव मान लो। तो डाउनवर्ड पॉजिटिव मान लोगे तो बार बार माइनस माइनस रखना नहीं पड़ेगा, कैंसिल आउट नहीं करना पड़ेगा और चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। तो इसको लिखो, फिर हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं। और तीनों इक्वेशन याद भी करनी है, मन में 50-60 बार दोहरा लो ताकि याद हो जाए। तो इक्वेशन रट लो फटाफट। v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। नोट कर लिया सभी ने? चलो, सबसे पहले दो बेसिक फॉर्मूले डिराइव करेंगे जिनको हमें याद भी रखना है और हमें निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, कोई लिख तो नहीं रहा? ठीक बेटा, पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट और दूसरा है मैक्सिमम हाइट। हेडिंग डालो, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है बेटा? तो अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे किसी बॉल को हवा में उछाला बेटा, किसी बॉल को हवा में उछाला है तो बॉल पहले ऊपर जाएगी। तो इस बताओ, मुझे जरा बताओ, ऊपर जाते समय इसकी स्पीड कम होगी कि बढ़ेगी? और हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होती है? सब लोग जानते हैं। अगर हम किसी बॉल को ऊपर उछालें तो ऊपर जाते समय वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पर रेस्ट पे आ जाएगी, रेस्ट पे, और फिर नीचे आएगी। तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल जर्नी होती है। जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। ये बात को याद रखो बिल्कुल, इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं, आप समझ लो। ऑल्दो हम प्रूव कर लेंगे कई तरह से। तो जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हिंदी में उड्डयन काल कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है बॉल कितनी देर तक हवा में रह रही, बॉल कितने टाइम तक हवा में है, मतलब ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम दोनों जोड़ देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा।
अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी दोनों को जोड़कर जो समय बनेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में अगर हम कहें तो हम लिख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टोटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टोटल टाइम फॉर विच बॉडी रिमेन इन एयर। टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा वो टोटल टाइम होता है जिसके लिए बॉडी हवा में रहती है। कितनी देर तक बॉल हवा में रही, मतलब जमीन से फेंका तो जमीन तक वापस आने में कितना समय लगा। तो अगर मैं इसका समय बनाऊं तो तुम ये देखो बेटा, बॉल ऐसे ऊपर जाएगी और ये ऐसे नीचे आएगी। अच्छा, हम इसको बार बार ऐसे बनाएंगे, ऊपर गई है और नीचे आई है। हम दो अलग अलग रास्ते बनाएंगे हमेशा, बस समझने के लिए बनाएंगे। ऐसा होता नहीं है कि बॉल ऐसे जाए फिर ऐसे आए। बॉल ऐसे जाती है, उसी लाइन पे वापस आती है, लेकिन हम दो लाइनें अलग अलग बनाते हैं अपने समझने के लिए। ऑल्दो ये बॉल ऐसे जाएगी और एग्जैक्टली उसी लाइन पे वापस आएगी, ऐसे जाएगी और इस तरह से वापस आ जाएगी। अब मुझे एक बात सिंपल सा बता दो, मुझे यहाँ से जाकर वापस यहीं आने में कितना समय लगा, यही टाइम ऑफ फ्लाइट। इतनी देर तक तो बॉल हवा में रही बेटा, तो मुझे बस इतना बता दो, जब यहाँ से जाके बॉल वापस यहीं आ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सब समझ पा रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। यानी हम H बराबर UT माइनस हाफ GT² लगाएंगे और इसमें H की वैल्यू हम 0 रख देंगे, चलेगा ना। H हमारा हाइट ही तो है, डिस्प्लेसमेंट कह लो हाइट कह लो, दोनों एक ही बातें हैं। तो ज़मीन से जाके जब ज़मीन पर वापस आएगा तो हाइट 0 हो जाएगी। यहाँ पर बेटा देखो T कॉमन आ रहा है, तो एक ब्रैकेट में U आ रहा है, एक ब्रैकेट में G/2 × T आ रहा है। अब ये चीज़ 0 के बराबर है तो दो बातें हो सकती हैं बेटा, या तो ये वाला वैल्यू 0 होगा, मतलब या तो T बराबर 0 होगा, या ये वाला डब्बा 0 होगा, ये वाला। तो देखो T बराबर 0 तो है नहीं, T बराबर 0 हमारा आंसर है नहीं। T बराबर 0 आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि T बराबर 0 पे भी तो H बराबर 0 है। मैथ को क्या पता, गणित क्या जाने, तुम कौन सा टाइम निकाल रहे हो। तुमने तो ये कहा कि सर H बराबर 0 रख दो, तो जब तुमने हाइट 0 रखा तो गणित ने दो आंसर दे दिए, क्योंकि हाइट 0 शुरुआत में भी तो था जब तुमने फेंका था बेटा। जब तुमने फेंका था तब भी तो हाइट क्या था, 0। तो शुरू में भी तो हाइट 0 था, तो शुरू में जो हाइट 0 था वो वाला टाइम मैथ ने दे दिया तुम्हें T पर। ये पर ये हमारा टाइम तो नहीं है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये वाला आंसर नहीं होगा ना। तो ये वाला ब्रैकेट जब हम 0 करेंगे, U माइनस GT/2 बराबर 0 करेंगे, तो देखो यहाँ से क्या आएगा, GT/2 इधर कर देते हैं, 2U/G, देख रहे हो 2 इधर आ जाएगा, G नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ रही है 2U/G। तो यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो हम रट लेंगे, इसको याद कर लेना, काम आएगा आगे बहुत बार। टाइम ऑफ फ्लाइट है 2U/G, मतलब एक बॉल को हम जब उछालते हैं, एक बॉल को जब हम उछालते हैं ऊपर, तो जहाँ से उछाला है बेटा वहीं पे वापस आने में इतना समय लगता है, इतनी देर तक बॉल हवा में रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जिस लेवल से उछाला है उसी लेवल पे वापस आना है। चूंकि तुमने डिस्प्लेसमेंट को 0 किया है, मतलब अगर छत से उछालो, छत से, तो छत से उछालोगे तो छत पे ही लौटेगा वापस, तो इतना टाइम होगा। हाथों से उछाल दिया, मान लो यहाँ से उछाल दे, यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ से उछाल दूँ फिर वापस हाथ पे आ जाए तो भी 2U/G वैलिड होगा। लेकिन पता लगा उछाला छत से और पहुँच गया नीचे ज़मीन पे, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला अगर आप याद कर रहे हो, जो आपको याद करना भी है, तो आपको ये याद रखना है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट तभी वैलिड होगा जिस लेवल से उछाला है उसी लेवल पे वापस आने में इतना समय लगेगा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस बात को अपने शब्दों में लिख जरूर लीजिएगा। अब अगर मैं मैक्सिमम हाइट की बात करूं, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट को मैं कैपिटल H मान लेता हूं। अब तुम्हें पता है कि ये वाली हाइट तुम्हारी मैक्सिमम हाइट है, और मैक्सिमम हाइट के लिए अगर मैं सॉल्व करूं तो तुम देखो यहां से यहां तक ये मैक्सिमम हाइट है, तो यहां से यहां के बीच में मैं थर्ड इक्वेशन लगा रहा हूं। और मैक्सिमम हाइट की एक ही पहचान है जो हम सब जानते हैं, बताओ जरा वो कौन सी पहचान है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 है, तो v² =
यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो जब हम v0 रखेंगे तो जो हाइट होगी वो मैक्सिमम हाइट होगी। तो यहाँ से h बराबर आ रहा है यू स्क्वायर बाई 2g। तो इन दोनों फॉर्मूलों में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जिस लेवल से उछाला है उसी लेवल पे वापस आएगा, जिस जगह से उछाला है उसी जगह तक लौटने में इतना समय लगेगा। दूसरा, ये जो मैक्सिमम हाइट है ये वहां से होगी जहां से फेंका गया है। जैसे अगर मैं अपनी छत पे खड़े होके फेंकूं बॉल को यू स्पीड से, बेटा छत से खड़े होके यू स्पीड से उछालूं, तो ये जो मैक्सिमम हाइट है ये छत से होगी कि ग्राउंड से होगी? हाँ, फिर अगर कोई पूछे ग्राउंड से कितनी मैक्सिमम हाइट है तो छत वाली हाइट उसमें जोड़ देंगे। यानी जिस स्थान से बॉल को उछाला जा रहा है उस स्थान से बॉल कितनी ऊपर जाएगी, ये है मैक्सिमम हाइट। जिस स्थान से बॉल को उस स्थान से मैक्सिमम हाइट है यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। और जिस स्थान से फेंका जा रहा है उसी स्थान पे वापस आने में जो टाइम लगेगा वो 2u/g है। तो इस बात को बेहतर ढंग से आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछूं, मैं मान लो चलो ये आपका मकान है, आप यहाँ खड़े हो, यहाँ आपने यहाँ से बॉल को उछाला, बॉल नीचे ज़मीन पे आ रही, यहाँ से उछाला है और जा रही यहाँ पे। मुझे बताओ क्या अब ये जो टोटल टाइम होगा वो 2u/g होगा? लेकिन थोड़ी समझदारी दिखाओ। अगर मैं पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम होगा तो क्या 2u/g होगा? जहाँ से फेंका है वहीं वापस आने में 2u/g है, तो 2u/g में इतना एक्स्ट्रा टाइम होगा, यानी ज़्यादा होगा 2u/g से। समझ रहे कि नहीं? अच्छा बताओ, ये वाली क्या यहाँ से जो ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई, ये क्या ये यू स्क्वायर बाई 2g होगी? यू स्क्वायर बाई 2g कौन सी हाइट होगी? ये वाली ना, जहाँ से फेंका है बेटा, जहाँ से फेंका है ये वाली हाइट कितनी होगी? यू स्क्वायर बाई 2g। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट यू स्क्वायर बाई 2g नहीं होगी, ध्यान रखना। तो ये दोनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आप फार्मूला रटते हो और कई बार वहाँ भी लगा देते हो जहाँ लगने वाला नहीं है। तो इसको आप लिखो, फिर हम अप्लाई करते हैं। सेंटेंस अभी लिखवा रहे हैं, तुम लोग नोट करो, हम दोनों सेंटेंस लिखवा देते हैं। इस टाइम ऑफ फ्लाइट में ये सेंटेंस लिख लेना कि जिस लेवल या जिस स्थान से बॉल को उछाला गया है उसी स्थान पर लौट के आने में लगा समय t बराबर 2u/g होगा। और इसमें लिखना है कि जिस स्थान से बॉल को ऊपर थ्रो किया गया है उस स्थान से कितना ऊपर जाएगा, वो हाइट हमारी यू स्क्वायर बाई 2g है। मतलब जिस प्लेस से थ्रो किया गया है उस प्लेस से मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई 2g। ऐसा ना हो कि आप 3 मंजिल की इमारत से खड़े होकर ऊपर फेंक रहे हैं बॉल को और हाइट ज़मीन से बोल रहे हैं, तो फिर यू स्क्वायर बाई 2g गलत हो जाएगा ना। क्योंकि मुद्दा ये है ना कि हाइट आपने वहाँ से नापी है जहाँ स्पीड u है, और u तो वही है ना जहाँ से आप फेंक रहे हैं उस बॉल को। तो छत से फेंक रहे हैं तो छत से ऊंचाई यू स्क्वायर बाई 2g हो जाएगी बॉल की, ज़मीन से फेंक रहे हैं तो ज़मीन से यू स्क्वायर बाई 2g हो जाएगी।
नोटेड? कोई लिख रहा है? चलो, अब जैसे क्या वो सेंटेंस जरूर लिख लेना। जैसे मान लो हम अगर तुम्हें एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे, तो पहले तो सीधा सीधा पूछते, बेटा ये ग्राउंड है और इस बॉल को हमने 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया है, जी की वैल्यू 10 ले लेनी है आपको। फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट और दूसरा है एयर टाइम। एयर टाइम का मतलब समझते हो? टाइम ऑफ फ्लाइट को एयर टाइम कहते हैं, कितनी देर तक हवा में रही बॉल, है ना। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो ज़मीन से थ्रो किया है, ज़मीन पे वापस आने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट लगाएंगे 2u/g। 2u कितना है 40, g की वैल्यू है 10। क्या हमारा आंसर 8 सेकंड आना चाहिए? टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड। बताओ कोई परेशानी? टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड आएगा बेटा। मैक्सिमम हाइट बताओ, मैक्सिमम हाइट u²/2g। तो u²/2g, तो यहाँ से आ जाएगा u² हो जाएगा 40 का स्क्वायर, 2g हो जाएगा 20, 40 का स्क्वायर होता है 1600/20। तो क्या ये 80 मीटर आएगा? अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे इसमें ये पूछूं टाइम एट विच बॉडी विल बी एट मैक्सिमम हाइट, कैसे? सीधे आधा कर दिया क्या? एक बार करके भी देख लो। देखो हमें पता है 4 सेकंड 8 सेकंड है, तो 8 सेकंड में 4 सेकंड ऊपर जाने वाला टाइम होगा और 4 सेकंड, लेकिन हम चाहते एक बार देख लो, अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? v = u - gt। अच्छा बताओ, हाईएस्ट पॉइंट पे टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लगाई, और हाईएस्ट पॉइंट पे निकालना है तो हाईएस्ट पॉइंट की कोई पहचान होती है क्या? वेलोसिटी 0 होती है, तो इसमें से u 0 रख दें क्या? क्या रखे 0? v 0 रख देंगे। u कितना है बताओ? 40, g कितना है बताओ? 10, टाइम चाहिए t, तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी बताओ यहाँ से? 4 सेकंड। और वैसे भी हमें पता है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा ही होगा, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो अपवर्ड जर्नी का टाइम और डाउनवर्ड जर्नी का टाइम जो होता है वो सेम रहता है बिल्कुल। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो बताओ, किसी भी पार्ट में फॉर्मूले लगाएं सिर्फ। तो जिस लेवल से उछाला है बेटा, उसी लेवल पे लौट के आने में जो समय लगेगा वो 2u/g होगा। जिस लेवल से उछाला गया है उस लेवल पे वापस आने में टाइम 2u/g लगेगा, और जिस लेवल से उछाला है बॉल को उस लेवल से मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? u²/2g। नोटेड? चलिए एक सवाल देखिए। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे ये पूछूं, मैं आपसे कहूँ एक बिल्डिंग है बच्चों, एक बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग हमारी 40 मीटर ऊंची है। इस बिल्डिंग से खड़े होके हमने एक बॉल को
30 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया है। तो और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा ग्राउंड है। अब मेरे दो सवाल हैं, एक तो फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट, नंबर 1 फ्रॉम द बिल्डिंग, नंबर 2 फ्रॉम द ग्राउंड। बिल्डिंग से मैक्सिमम हाइट क्या होगी और ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट क्या होगी, दोनों निकालिए। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? सही जवाब। पहला 45 आएगा और दूसरा 85 आएगा। चलिए, बॉल ऐसे जाके ऐसे आएगी। तो देखो, सबसे पहले तो जहाँ से फेंका जाता है वहाँ से मैक्सिमम हाइट, तो फ्रॉम द बिल्डिंग जहाँ से फेंका है वहाँ से मैक्सिमम हाइट होगी। फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है u²/2g। अब ये याद रखना, बार बार प्रूव नहीं करेंगे। वैसे तो हम चाहें तो यहाँ से यहाँ के बीच में थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, v² = u² - 2gh, v 0 रख देंगे। पर ठीक है, जहाँ समय बच सकता है बचाइए। एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद कर लीजिए। u² हो जाएगा 900, 30 का स्क्वायर 900/20, 0 0 गया 45। इसका मतलब छत से जो हाइट होगी मैक्सिमम वो 45 मीटर होगी। और ग्राउंड से छत की हाइट कितनी है? 40 मीटर। तो फ्रॉम द ग्राउंड अगर कोई पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो 40 बस जोड़ दो 45 में, बस तो 85 मीटर आ जाएगी हाइट। अच्छा, मुझे बस इतना बता दो, टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड होगा या सुनना यहाँ से यहाँ तक का समय 6 सेकेंड होगा, 6 सेकेंड से कम होगा कि 6 सेकेंड से ज़्यादा होगा? कैसे कह रहे हो? अच्छा बताना, यहाँ से फेंका है और यहीं तक, यहाँ तक वापस आने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2u/g होगा। यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2u/g होगा, 2u/g। ये 6 सेकेंड होगा, तो पूरा टाइम कितना होगा? 6 सेकेंड से ज़्यादा। अब मैं तुम लोगों को क्यों ये आइडिया दे रहा हूँ, मान लो हमसे ये पूछा जाए, आगे हम पूछेंगे, सवाल बनाएंगे तुमसे, कहेंगे बताओ कितनी देर बाद नीचे पहुँच जाएगी बॉल? आप करोगे बड़े आराम से। लेकिन मेरा सुनो क्या,
कई बार क्या है, ऑप्शन देख के हम समझ जाते हैं कौन सा आंसर है। अब जैसे आपने देख के अंदाजा लगा लिया कि 6 सेकंड यहाँ तक है और 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड और एक बड़ा लिखा है 6 सेकंड से बड़ा। अब तुम्हें पता है 6 सेकंड से बड़ा ही टाइम होगा और एक ही ऑप्शन लिखा है 6 सेकंड से बड़ा, तो क्या हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है? सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो कई बार कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, आपके ऑब्जर्वेशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप ये समझें कि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम 6 सेकंड लगेगा और थोड़ा समय एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो टोटल टाइम जो भी आंसर होगा वो 6 सेकंड से बड़ा वाला ऑप्शन होगा। अब मान लो इस किस्मत से एक ही ऑप्शन 6 सेकंड से बड़ा लिखा है, तो आप वही टिक कर दीजिए, वही आंसर होगा 100%, सोचना ही नहीं है आपको, है ना। तो कई बार आपको ऐसे भी सोच लेना होता है। क्या नोट कर लिया सबने? चलिए एक सवाल मैं और देता हूं आपको, थोड़ा घुमा के देता हूं। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड, its maximum height is capital H. Find out time of flight. Time of upward motion. एक बॉल को हमने ऊपर उछाला है और वो मैक्सिमम हाइट h तक जा रहा है। अपवर्ड मोशन मतलब ऊपर जाने में उसको कितना समय लगेगा, टाइम पूछा गया उससे। यू दिया ही नहीं गया, आंसर h और g के टर्म में लिखना है। गलत जवाब है बेटा, आपको अपना आंसर h और g के टर्म में लिखना है। मैक्सिमम हाइट h दी गई है, g की वैल्यू मत रखो, g के टर्म में रखो। आराम से सोचो और टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना, मैं 1 मिनट में आ गया। समय ज्यादा लगता है तुम लोग को। आंसर है √2h/g। देखिए क्या है इसमें, इन्होंने कहा कि हमने
दो चीजों को मिक्स करके पूछ लिया है। इन्होंने कहा बॉल को हमने उछाला और मैक्सिमम हाइट एच तक जा रही है, तो बताओ अपवर्ड जर्नी का टाइम क्या है। ऊपर फेंका और ये मैक्सिमम हाइट यहाँ 0 हो गई, ये मैक्सिमम हाइट है h, तो कह रहे ये वाला बताओ यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है। ठीक है, तो तुम अगर हम टाइम निकाले आए तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा आएगा ना। तो हमने निकाला v बराबर u माइनस gt, v 0 कर दे रहे हैं, t1 टाइम मान लेंगे और t1 आएगा u बाई। इसका मतलब है हमारा जो टाइम होगा वो u बाई g होगा, पर u तो हमें पता ही नहीं है बेटा। ऊपर जाने में जो समय लगेगा वो कितना होगा u बाई g, पर u तो हमें पता ही नहीं है। u अगर हमें पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो u कैसे पता चलेगा, मैक्सिमम हाइट h गिवन है, मैक्सिमम हाइट को h बोला है, तो h का फॉर्मूला हम जानते हैं, h बराबर क्या होता है। तो यहाँ से 2gh कर दो, ये u स्क्वायर हो जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट 2g, यानी h अगर मैक्सिमम हाइट है तो u की वैल्यू अंडर रूट 2gh हो, और वो यहाँ रख दे रहा हूँ अंडर रूट के अंदर 2gh और बाहर है u तो g है। अब अगर मुझे g को अंडर रूट के अंदर ले जाना है तो 2gh ऊपर है और नीचे जब g अंडर रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा g स्क्वायर, ये g स्क्वायर तो रूट के बाहर आएगा तो g बन जाएगा, एक g से g कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा अंडर रूट 2h। ये मैंने जानबूझ के निकालवाया, आगे बेस्ट क्वेश्चन बनेगा, उस बेस्ट क्वेश्चन में मैं ये इस्तेमाल करूंगा अंडर रूट 2h पे। मतलब ये वैसे तो मैंने न्यूमेरिकल के फॉर्म में कराया है, लेकिन ऊपर जाने का समय h अगर h हाइट है तो अंडर रूट 2h बाई g ऊपर जाने में लगता है और इतना ही समय नीचे आने में भी लगेगा। अगर ऊपर से बॉल को गिरा दिया जाए तो इतने ही समय बॉल ऊपर गई है, इतने ही समय में नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसे हम देखेंगे भी दोबारा। अभी तो फिलहाल इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में देखिए कि एक डायरेक्टली सवाल और क्या, इसमें कोई भी हमने ऐसी चीज नहीं लगाई तो बहुत खेड़ी। मैक्सिमम हाइट का सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया, वहां से u निकाल लिया, h गिवन है u निकाल लिया बेटा, h बराबर u स्क्वायर बाय 2g, तो h गिवन है u निकाल लिया और u की वैल्यू आ गई। अब इतना तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाए। फिर भी कोई डाउट है तो पूछो। चलिए एक क्वेश्चन करिए आप लोग। एक बॉल को हम उछाल रहे हैं 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, g की वैल्यू आपको 10 लिखनी है। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है, मैं आपको टाइम बता रहा हूं। आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी निकालनी है, आफ्टर 4 सेकेंड वेलोसिटी निकालनी है, आफ्टर 6 सेकेंड वेलोसिटी। एक बॉल को अगर हम 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो करें तो 2 सेकेंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी, 4 सेकेंड बाद कितनी होगी, 6 सेकेंड। आपको ये भी बताना है कि ये जो टाइम है ये अपवर्ड जर्नी का हिस्सा है कि डाउनवर्ड जर्नी का हिस्सा। फर्स्ट इक्वेशन लगाना है, सिंपल फर्स्ट इक्वेशन लगाना है 20 0 तो -20 क्या बताया है बेटा, मतलब बॉल ऊपर जा रही है कि नीचे आ रही है, नीचे कैसे आ रही होगी, ऊपर जाके लौट रही होगी, रिटर्निंग जर्नी होगी ना।
फर्स्ट इक्वेशन बेटा लगानी है v इक्वल टू u माइनस g। फर्स्ट इक्वेशन लगानी है। अब जैसे 2 सेकंड बाद वेलोसिटी निकालनी, तो 40 माइनस 10 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद वेलोसिटी आ रही है 20 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद वेलोसिटी आ रही है 20 मीटर पर सेकंड। बताइए, तो जब 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ रही है तो बताओ ये मुझे पॉजिटिव आ रही है बेटा, तो इसका मतलब बॉल अभी ऊपर जा रही है कि नीचे आ रही है? ऊपर जा रही है बॉल, ऊपर जा रही है। ठीक है, t बराबर 4 सेकेंड, v इक्वल टू u माइनस डी। u है 40, g है 10, टाइम है 4 सेकेंड। कितना आ गया? तो ये ऊपर जा रही है नीचे आ रही है? अभी कहीं नहीं जा रही। ये हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है? तो ये हाईएस्ट पॉइंट होगा आपकी बात। ठीक। अच्छा, थर्ड वाले केस में अगर हम लगाएंगे v इक्वल टू u 40 और g 10 ले लेंगे, टाइम 6 ले लेंगे, कितना आ रहा है बताओ? -20। माइनस का मतलब समझते हो? नहीं, अब ये बॉल नीचे आ रही है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जब आप फाइनल इक्वेशन लगाते हो तो शुरुआत वाला टाइम होगा वो इस टाइम को रिप्रेजेंट करना होगा, अपवर्ड जर्नी को यहाँ पर, और वो बीच वाला टाइम यहाँ है 4 सेकेंड और 6 वाला टाइम यहाँ होगा ऐसे। मतलब एक जो पॉजिटिव है वो अपवर्ड जर्नी का पार्ट है और जो नेगेटिव है वो डाउनवर्ड जर्नी का पार्ट है। बताइए, समझ गए ना? तो कभी भी जैसे जो चीज अननोन है उसका साइन आप चिंता मत करो, वो वही मैं कह रहा था कि वो साइन के साथ आए और उस साइन को देखकर आप बड़े आराम से कमेंट कर पाओगे कि उस वक्त वेलोसिटी क्या है या डिस्प्लेसमेंट क्या है। इसमें तो कोई दिमाग लगाना नहीं। समझ गया ना सबने? एक सवाल करो जरा। एक बॉल को अगर हम 40 मीटर पर सेकेंड से उछालें और g की वैल्यू 10 ले लें, फाइंड आउट हाइट at t is equal to 2 seconds। वेलोसिटी बतानी है एट ए हाइट 20 मीटर। इसमें बेसिकली आपको कौन सी इक्वेशन लगानी है उस पर बस हम काम कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कौन सी इक्वेशन लगाओगे।
बताएं। देखो सबसे पहले 2 सेकंड पे हाइट पूछी है, 2 सेकंड क्या लगता है वो कौन सी क्वेश्चन लगानी चाहिए? देखो h पूछा है और t गिवन है, h और t में कौन सा रिलेशन है? सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है बताओ जरा? h बराबर ut माइनस हाफ gt, हाफ gt स्क्वायर। यही तो लगाओगे। टाइम गिवन है, h पूछा गया है, तो सेकंड इक्वेशन ही तो लगाएंगे बेटा। तो देखो चलो वैल्यू पुट करो। h बराबर u कितना है? u है 40, टाइम क्या है 2 सेकंड, माइनस हाफ g कितना है 10, टाइम है 2 सेकंड का स्क्वायर। ये 60 मीटर आ गया होगा। ये आंसर हो गया 60। अब कह रहे हैं वेलोसिटी एट हाइट 20 मीटर। अब देखो इन्होंने हाइट के गिवन है 20 मीटर और वेलोसिटी अननोन है, v अननोन है। अब बताओ बेटा क्या लगाएं? बताओ v और h में कौन सा रिलेशन है? तो थर्ड आएगी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस v निकालना है। u है 40 का स्क्वायर, 2g है 10, h है 20, तो 1600 माइनस 400, तो v स्क्वायर आ जाएगा 1200 और v आ जाएगा अंडर रूट 1200। 1200 को लिख सकते हैं 400 इंटू t, 400 का अंडर रूट क्या होता है 20, 20 इंटू 20 400, तो 20 हो गया बाहर और रूट 3 हो गया। ये सवाल सिर्फ इस बात के लिए दिया है आपको कि आप ये सोच सको सवाल देखिए कि हमें कौन सी इक्वेशन लगानी है। क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व किया करो, गिवन क्या है पूछा क्या है। तो देखो u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, h पूछा है h, तो आपको ये विचार लिख, अगर कभी डाउट हो तीनों इक्वेशन लिख लो बगल में, फिर देख लो यार इसमें कौन सी वैल्यू सुटेबल रहेगी। तो आपको टाइम देके हाइट पूछा है तो ऑब्वियसली सेकंड रहेगी, और हाइट देके वेलोसिटी पूछा है तो वेलोसिटी दो इक्वेशन में आती है, तो पहली वाली में तो तीसरी वाली में। पहली वाली में v बराबर u माइनस gt टाइम के साथ आता है, टाइम तो गिवन नहीं है इसमें, हाइट गिवन है, तो तीसरी वाला लगा तो सीधा हाइट वाला केस का आंसर लगा। कोई परेशानी कर लेना है क्या? लिखो जल्दी। बेटा एक बॉल को हमने 30 मीटर पर सेकंड स्पीड से थ्रो किया है, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट टाइम व्हेन ball is at height 30 मीटर। कितने टाइम के बाद बॉल हमारी 40 मीटर की ऊंचाई पे हो?
टाइम बताना है जिस टाइम पे हाइट 40 मीटर है। हाइट गिवन है, टाइम बताना। कितने आंसर आ रहे हैं? एक आंसर के दो आंसर? दो आंसर आ रहे हैं। कौन सी इक्वेशन लगाई है? देखो h गिवन है, टाइम बताना है, u गिवन है। पहली दूसरी तीसरी कौन सी? सेकेंड इक्वेशन लगाए बेटा। तो सेकेंड इक्वेशन क्या लगाएंगे बताओ? h बराबर ut माइनस h गिवन है, टाइम बताना है। h की जगह लिखेंगे 40, u की जगह लिखेंगे 30, 10/2 जी 10 लिखेंगे। 40 इक्वल टू 30v, 5 से डिवाइड कर दो सबको, पावर 40, 5 का 30, सबको राइट साइड ले आओ, 30 पर 1 बराबर 0। ये इक्वेशन बन जाएगी। आप चाहो तो फैक्टर कर लो, चाहो तो दराचार लगा लो। कल मैंने दराचार लगाना बताया था, फिर बता दे रहा हूँ। 80 स्क्वायर प्लस 80 प्लस c बराबर 0। इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं, द्विघात समीकरण। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो टाइम की दो वैल्यू आएंगी, टाइम की दो वैल्यू। t स्क्वायर लिखा है तो टाइम की दो वैल्यू आएंगी। तो इसको टाइम की दो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है -b। वैसे फैक्टर करना ज्यादा आसान है, जिन लोगों को फैक्टर आते हैं अच्छी बात है, आधी जनता फैक्टर भूल गई है, इसलिए एक ही चीज सिखाने के लिए एक ही चीज पकड़ के रखेंगे, दराचार। जहाँ अगर फैक्टर नहीं आते झंझट में ना पड़ो, दराचार लगाओ, आंसर पाओ। ठीक, -b प्लस माइनस क्या होता है फॉर्मूला? b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2, ये होता है आंसर। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगा दो इस इक्वेशन में तो टाइम की दो वैल्यू आएंगी। दो कैसे आएंगी सर? एक बार यहाँ प्लस ले लेना तो एक वैल्यू आएगी, एक बार माइनस ले लेना। आइए रख के दिखाता हूँ। उस वाली फोटो में देखो a की वैल्यू बताओ कितनी है? 1। a की वैल्यू कितनी है? 1। भाई t स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है ना। b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू 6 नहीं है, -6 है। इसकी की वैल्यू कितनी है? 8। चलो टाइम की वैल्यू निकालते हैं। तो वैसे मुझे देख के फैक्टर करने वाले समझ रहे हैं, फैक्टर भी सिखाए थे एक दिन जब बेसिक मैथ में फैक्टर सिखाए मैंने। 4 दूनी 8, इसके ऐसे दो हिस्से किए जाते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 8 × 1 8 आ जाए और जोड़ने पे -6 आ जाए। तो एक ले लो -4, एक ले लो -2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा। एक t बराबर 2 आएगा, t बराबर 4 आएगा। तो देखो फैक्टर आते हैं वो देख के बता देंगे, देखो नहीं आते वो करके बताएंगे। इधर देखो, इधर देखो। तो b की वैल्यू लिख दे रहे हैं माइनस और -6 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac, a हो गया 1, c हो गया 8/2। देखो ये 6 हो गया प्लस का, प्लस माइनस, देखो 36 माइनस 32 रूट हो गया 4/2। ये 6 प्लस माइनस 4/2। तो एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस। देखो पहला टाइम आएगा 6 प्लस 4/2, सॉरी 2 आएगा। तो 6 प्लस 2/2, एक आंसर 4 आएगा और दूसरा आंसर आएगा 6 माइनस 2/2। दूसरा आंसर आ रहा है अरे यार समझा करो, तबीयत सही हो गई आई है। मुझे भी पता 6 आंसर तो सही लिखा है ना। 6 माइनस 2/2, इतना करेक्शन कर लिया। तो एक आएगा 4 से एक आएगा, मतलब ये जो हमने मेहनत की है ये सिर्फ इसको सॉल्व करने में की क्वाड्रेटिक। अब फैक्टर निकालना नहीं आता है तो आपको दराचार लगाना ही पड़ेगा। अब दराचार वाला मेथड थोड़ा तो लेना पड़ ही जाता है ना। लेकिन मुद्दे की बात कुछ और है, पहले आप लिखो फिर मैं मुद्दे की बात बताता हूँ। 2 टाइप आने के पीछे का रहस्य क्या है?
दो टाइम क्यों आ रहे हैं? हमने ये कहा कि बॉल को हमने ऊपर उछाला, 40 मीटर की ऊंचाई पे बॉल कितने टाइम के बाद होगी? गणित बता रही कि दो आंसर है? तो क्या हकीकत में दो टाइम होंगे कि ये गलत है? इनमें से दोनों होंगे आंसर। क्यों होंगे दो आंसर? एक बार जाने में, एक बार जाने का मतलब जैसे तो बॉल को उछालते हो बेटा, बॉल को तो मान लो उछालते हो, बॉल ऐसे जाती है और मान लो 40 मीटर ऊंचाई रास्ते में कहीं पड़ रही है, तो 40 मीटर ऊंचाई पर जाते समय वहां से गुजरेगा बेटा, 40 मीटर ऊंचाई पर जाते समय गुजरेगा, फिर ऊपर जाके रुकेगा, फिर वापस आएगा और फिर वहीं से गुजरेगा, तो 40 मीटर होगा। यानी कि मैक्सिमम हाइट और जीरो के बीच में जो हाइट होगी उस ऊंचाई से बॉल हमारी दो बार गुजरेगी। एक बार शुरुआत में जब वो ऊपर जा रही होगी तो उस स्थान से ऊपर की तरफ गुजरेगी, और एक बार जब वो बॉल नीचे आ रही होगी तब भी वहां से गुजरेगी। तो इसीलिए दो आंसर आ रहे, दोनों पॉजिटिव टाइप है, दोनों करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन के आंसर जो होंगे वो दो। ठीक है, लिखो जल्दी से। थोड़ी सी और काम की बात बताएंगे तो लोग, कुछ लोगों को और खास नजर आ रहा है, देखो ध्यान से। इन दोनों टाइम का टाइम ऑफ फ्लाइट से कोई रिश्ता नजर आ रहा है क्या? देखो देखो, जो लोग लिख रहे हैं लिखो लिखो, और जो लोग कर चुके हैं वो ये बताएं मुझे कि दोनों टाइम का टाइम ऑफ फ्लाइट से क्या रिश्ता है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है इसका? निकाल के देखो, निकाल के देखो, ऐसे बता दे रहे कितना है? और ये दोनों कितने हैं? 2 और 4, 2 और 4 को जोड़ दे तो क्या आएगा? कुछ समझ में आ रही है? बता रहे सारी बातें लिख लो, लिखने वाले बच्चों नोट कर लो, नोट कर लो, फिर इसमें 2-3 बातें बताते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा देखो, मैं दो खास बातें आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात ये है बच्चों कि ये जो 2 टाइम आ रहे हैं, ये 2 टाइम, एक अपवर्ड जर्नी का टाइम है, ये हाइट मान लेते हैं 40 मीटर। बहुत ध्यान समझना, ये 40 मीटर हाइट की, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये T1 टाइम है, 2 से यहाँ से यहाँ तक का समय T1। छोटा वाला टाइम जो है वो अपवर्ड जर्नी का टाइम।
और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब नीचे से जाके और यहाँ तक आगे, ये पूरा टाइम T2। बहुत ध्यान से देखिए। तो दो समय आना बहुत ही लाजमी बात है, क्योंकि एक समय ऊपर जाने वाला है शुरू से लेकर यहाँ तक का, शुरू से लेकर यहाँ तक का, और जो बड़ा वाला टाइम है वो बॉल मैक्सिमम हाइट पहुंच करके फिर जब उस हाइट पे आएगी तो वो 4 सेकेंड। तो इसलिए दोनों टाइम करेक्ट है। दूसरी बात, छोटा वाला समय पहला वाला होगा यहाँ से यहाँ तक का, और बड़ा वाला समय पूरा होगा यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने बगल से बनाया ऐसे पूरा जाना और ये आना। अब तो अगर ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें बताया था बेटा कि जैसी अपवर्ड जर्नी होती है वैसी ही डाउनवर्ड जर्नी होती है। तो अब मैं एक बार समझाता हूं आपको। देखो यहां से लेकर यहां तक का टाइम है 4 सेकेंड। अगर मुझे यहां से लेकर यहां तक का लौटने का समय पता चल जाए तो ये वाला समय हो गया, और ये और जोड़ दूंगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हो? पूरा टाइम क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक बात समझ, जाते समय यहां से यहां तक कितना समय लगा था? 2 सेकंड। तो यहां से यहां तक लौटते समय में सेकेंडरी है, कितना समय लगेगा? 2 सेकंड। तो ये वाला जो समय लगेगा ये भी 2 ही सेकंड होगा, मतलब 40 मीटर से नीचे तक आने का टाइम। तो देखना यहां से यहां तक का समय कितना है? 4 सेकंड, और ये 2 सेकंड था तो ये भी 2 सेकंड हो गया। तो 4 सेकंड और प्लस 2 सेकंड, टोटल टाइम कितना हो गया? तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका 6 सेकंड आएगा। तो तुम देख भी सकते हो कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड है। मैं कहना ये चाहता हूं, कभी भी बॉल को अगर ऊपर उछाला जाए और बॉल सेम हाइट पर अगर 2 टाइम है, सेम हाइट पर 2 टाइम, तो दोनों टाइम का सम हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक बॉल को अगर ऊपर थ्रो किया जाता है, एक ही ऊंचाई पर बॉल 2 बार मौजूद होती है, तो वो जो 2 टाइम आते हैं उनका जो सम होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है। ये हमें रटा होना चाहिए, हमारे बहुत यूजफुल होने वाला, हमारे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ये बात मैं आपको लिखवाऊंगा हेडिंग करवा के। तो यहाँ हेडिंग डाल दो 2 टाइम्स फॉर सेम हाइट, 2 टाइम्स फॉर सेम हाइट। यहां से हम 2 रिजल्ट आपको प्रूव करके दिखाएंगे। इस 2 रिजल्ट को प्रूव करने से पहले हम आपको थोड़ा सा फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ ले जाएंगे। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, x में हो सकती है, p में हो सकती है, u में हो सकता है, किसी भी हो सकता है। ये वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है, बस a 0 नहीं होना चाहिए। a 0 हो गया तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक के लिए जरूरी है कि a 0 ना हो, b और c 0 हो जाए चलेगा, पर a 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं, हमेशा बात पता कर चुके हैं, p की हमें यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यूज। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब आंसर निकाले जाते हैं, सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, तो वेरिएबल के 2 आंसर आते हैं। उन दोनों वैल्यू को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। रूट्स क्या बोलते हैं बेटा? तो उन 2 वैल्यू को हम रूट्स कहते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में मूल कहते हैं, मूल। ठीक है, और इन रूट्स की वैल्यू अल्फा बीटा, जैसे हम हाई स्कूल में पढ़ते थे 9th में, तो हमने अल्फा बीटा मान के पढ़ाई करी थी कि 2 रूट अल्फा कॉमा बीटा। मतलब कोई ये ना समझे कि 11th का टॉपिक है, ये 10th का ही टॉपिक है, तो आप भूल जाते हो बार बार। ठीक है, तो अल्फा और बीटा 2 रूट है। अल्फा बीटा हम बस नाम के लिए मानते थे, हम रूट मान लेते हैं t1 और t2। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें t की 2 वैल्यू मिलेगी, उन दोनों वैल्यू को हम रूट्स कहते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उन दोनों रूट्स का नाम हमने एक मान लिया कि पहली वैल्यू आएगी t1, मतलब टाइम की पहली वैल्यू, t की पहली वैल्यू आएगी t1, और हमने मान लिया कि t की दूसरी वैल्यू आएगी t2।
उन दोनों रूट्स में दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जो हमें हमेशा याद होने चाहिए। एक होता है मूलों का रूट्स का योग, मूलों का सम ऑफ द रूट्स, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मूलों का गुणनफल। तो सम ऑफ द रूट्स जो होता है, सम ऑफ रूट्स जो होता है बेटा, मूलों का योगफल b1 प्लस b2, अल्फा बीटा मानो, x1 x2 मानो, जो मैंने मानो, नाम से मतलब नहीं, उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई, एकदम रटा होना चाहिए हम सभी लोगों को। तो मूलों का जो योगफल होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, और जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है, मूलों का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है, वो होता है सी बाई ए। तो जो t1 गुणा t2 होगा वो c बाई ए। ये फॉर्मूले हम बहुत बार यूज करेंगे फिजिक्स में, तो ये हमारे बेसिक मैथ्स में मैंने सिखाया है और मैं दोबारा बता दे रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। तो at² प्लस bt प्लस c बराबर 0, तो इसके दो रूट होंगे, दोनों रूट यानी t की दो वैल्यू होगी जिन्हें हम रूट्स कहते हैं। दोनों रूट्स का जो सम होता है वो माइनस b बाई ए होता है, b और a की वैल्यू साइन के साथ है, और जो प्रोडक्ट होता है वो c बाई ए। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वाड्रेटिक है तो t की दो वैल्यू आएगी। अब जैसे मान लो यहां पर मुझे सॉल्व करना है, अब हमने जैसे बच्चों कहा कि मान लो बेटा हमें ये जानकारी पता करनी है कि बॉल हमारी h हाइट पर कितने टाइम के बाद होगी। ये बात जो मैं आपको पिछले सवाल में जो प्रूफ करा के आया, प्रूफ करा के यही लिखने वाला हूं मैं। मैंने जब आपको सोचो इस सवाल में बेटा हमने आपसे कहा था कि हमें ये बता दो कि टाइम क्या होगा जब बॉल की ऊंचाई 40 मीटर होगी। तो आपने हाइट वाली इक्वेशन लगाई थी, h की वैल्यू 40 रखी। तो जब आपने h की वैल्यू 40 रखी तो आपने देखा कि यहाँ पर बेटा आपको क्या मिल गया था, यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक ही तो मिला था। जैसे आपको यहाँ से क्वाड्रेटिक मिला, आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि भाई समय की दो वैल्यू आएगी, चूंकि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में हमेशा टाइम की दो वैल्यू आती है, तो एक नहीं आएगी, टाइम की दो वैल्यू आएगी। लेकिन चूंकि वो जो दोनों टाइम है वो खास तरह के हैं, उनमें खास रिश्ता है, उनमें बार बार सवाल आ रहा है, तो मैं आपको दोनों टाइम के कुछ फॉर्मूले लिखवाने वाला हूँ जो आपको रट के रखने हैं, ठीक है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ। अब जैसे मान लो हमें ये जानना है कि दो टाइम होंगे, टू टाइम फॉर सेम हाइट, मतलब सेम हाइट पे बॉल दो बार मौजूद होगी, समय की दो वैल्यू आएगी, समय की दो वैल्यू। तो हमें ये याद रखना है कि समय की जो दो वैल्यू आएगी उनमें क्या खास रिलेशन होगा, ऐसी क्या खास बात होगी जो हमें याद रखनी होगी। तो पहले तो हमने कहा कि चलो मान लेते हैं कि h हाइट पे बॉल t टाइम के बाद हो, फिर देखते हैं t की कितनी वैल्यू आएगी। तो हमने h हाइट के लिए इक्वेशन लगा दी। तो h हाइट के लिए इक्वेशन है h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबको लेफ्ट साइड ले आ रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो लेफ्ट साइड आएगा ये, तो gt स्क्वायर हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 से 2 खत्म हो जाएगा। फिर इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस का u2 आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u हो जाएगा, और ये तो इसी तरफ रहेगा तो 2h हो जाएगा बराबर। तो मैं सबको बाईं तरफ ले आया और बाईं तरफ लाके मैंने 2 से गुणा कर दिया। अब तो देखो ये क्वाड्रेटिक मिल गई, मेरे को क्वाड्रेटिक मिल गई कि नहीं मिल गई बताओ, ये क्वाड्रेटिक मिल गई। देखो अब t स्क्वायर का कोफिशिएंट g है, देखो t स्क्वायर का कोफिशिएंट g, यानी यहाँ पर a की वैल्यू किसके बराबर होगी, t का कोफिशिएंट यहाँ b है और t का कोफिशिएंट यहाँ -2u है, -2u। तो b की वैल्यू बताओ क्या होगी, और c की वैल्यू कितनी होगी, 2h। अब अगर मुझे पता है, अब जैसे मैंने क्वाड्रेटिक दिखाई आपको, अब मैं आपसे पूछूंगा बताओ t का एक रूट होगा कि दो रूट होगा, यानी एक वैल्यू होगी कि दो वैल्यू होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, यानी टाइम के दो आंसर आने वाले हैं, टाइम की दो वैल्यू मिलने वाली है, टाइम के दो आंसर आने वाले हैं। तो t1 और t2 टाइम के दो आंसर होंगे। तो अगर t1 t2 दो आंसर है तो बताओ t1 प्लस t2 कितना होगा, t1 प्लस t2 क्या होता है, माइनस b अपॉन a, चलो माइनस
बी की वैल्यू क्या है -2u अपॉन ए की वैल्यू क्या है g। क्या ये 2u/g आ रहा है? और 2u/g होता क्या है? यानी कि वो बात जो मैं उस वक्त आपको ऐसे ओरली प्रूव कर रहा था, आपको विजुलाइज करा रहा था, तो आप समझ गए होंगे कि सेम हाइट पर जो दो टाइम मिलने वाले हैं उन दोनों का जो सम होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के। ये बात हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दी कि दोनों टाइम का जो सम होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। जो बात हमने ऐसे ओरली समझ ली थी पिछले सवाल में कि 2 और 4 को जोड़ रहे थे तो 6 सेकंड के बराबर, ये रटी होनी चाहिए हमको बात। सेम हाइट पे अगर दो टाइम है तो दोनों टाइम का जो सम होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। ये बात एकदम रटी होनी चाहिए, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा और मैं दिखाऊंगा आपको कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसा बनेगा। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा T1 into T2, तो ये होता है C/A। C देखो C कितना है, C है 2H और A है G। तो एक रिलेशन आपको ये भी याद होना चाहिए, कई बार यहाँ से H पूछ लेता है, तो H हो जाएगा 1/2, G इधर गुणा हो जाएगा T1। आप समझना ये H कौन सी है, ये H वही हाइट है जिस हाइट पर बॉल T1 टाइम और T2 टाइम पे होगा। H इज नॉट द मैक्सिमम हाइट, ये H वो हाइट है जिस हाइट पर बॉल दो समय पर मौजूद T1 और T2। तो मैं आपसे ऐसे भी पूछ सकता हूं कि एक बॉल बेटा 4 सेकंड बाद जितनी हाइट पे है 6 सेकंड बाद भी उतनी हाइट पे, तो बताओ वो हाइट कौन सी है? 4 सेकंड बाद जितनी हाइट पे है 6 सेकंड बाद भी उतनी हाइट पे है, तो वो हाइट कौन सी है? तो क्या ये नहीं लगा सकते? T1 दिया है, T2 दिया है, T1 T2 सेम हाइट पे दो टाइम है एंड वो हाइट H। तो सीधे लगा दो, ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, एक T1 + T2 और एक T1 × T2। बात समझ में आ रही? ठीक है, दोनों को नोट करो। और ये वाली बात अगर किसी ने नहीं लिखी थी तो वो डब्बा बना के लिख लेना साइड से। सेम हाइट पे दो टाइम हो सकते हैं और ऑफ कोर्स होंगे, अगर वो हाइट मैक्सिमम हाइट से छोटी हाइट होगी तो दो बार होंगे, दो टाइम आएंगे।
केवल एक केस ऐसा होगा जिसमें एक ही टाइम आएगा, वो मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे तो बॉल एक ही बार पहुंचती है, तो अपने आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो होल स्क्वायर बनता है। मतलब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, फिर t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू 1 आएगी, यानी जो दोनों रूट आएंगे वो बराबर आ जाएंगे, टाइम की जो दो वैल्यू आएंगी वो दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो आपको एक ही आंसर मिलेगा टाइम का, वो मैक्सिमम हाइट होगी। क्योंकि प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो कि अगर बॉल को उछाला जाए तो मैक्सिमम हाइट पर बॉल एक ही बार होती है, वहां कहां दो बार होती है। मैक्सिमम हाइट से जो छोटी हाइट होती है उसमें दो बार होती है, एक बार जाते समय, एक बार आते। तो अगर ये सवाल बनता भी है तो ऑफ कोर्स मैक्सिमम हाइट से छोटी हाइट नहीं बनेगी, मैक्सिमम हाइट पे तो बनेगा ही नहीं सर। लेकिन कोई ये पूछे कि क्या हर हाइट पे टाइम दो बार दो आएंगे, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हर हाइट पे नहीं आएंगे। मैक्सिमम हाइट एक ऐसी आएगी जिसपे टाइम की एक ही वैल्यू आएगी। लेकिन कोई ज्ञानी हमसे कह सकता है सर रूट तो दो है, आंसर तो दो आने हैं, तो एक कैसे आएगा? तो एक्चुअली दोनों के वैल्यू सेम ही आते हैं, ये भी 3 सेकंड, ये भी 3 सेकंड, यानी दोनों रूट सेम आ जाएंगे, मतलब एक ही रूट होगा, तो इक्वल रूट आ जाएंगे। और दो इक्वल रूट तब होते हैं जब कोई समीकरण होल स्क्वायर हो, जैसे मैं अगर आपसे ऐसे लिखूं t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 बराबर 0, देखो ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 लिखा है, तो t की वैल्यू 2 ही है, है तो क्वाड्रेटिक, पर रूट 2 ही है, मतलब रूट एक ही आएगा, टाइम की एक ही वैल्यू आएगी। बेसिकली इसके दोनों रूट बराबर हैं, ऐसे समझ सकते हो, रूट तो 2 ही है पर दोनों की वैल्यू सेम आ रही, तो हमारे लिए टाइम की एक वैल्यू है। बट उतना उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप तो बस इस पे दिमाग लगाओ कि t1 प्लस t2 की वैल्यू क्या आएगी और t1 into t2 की वैल्यू क्या है। अब देखो मैं इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन बनाता हूँ, फ्रेम करता हूँ कैसे सवाल करेगा, लिख दिया ना सबने? देखो कोई लिख रहा है? जैसे मैं एक सवाल आपसे पूछूं, मैंने कहा कि ये बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, मेरे साथ क्वेश्चन लिखा करो हमेशा, with a velocity u and it is at a height h at 2 times after, first is 2 times after 3 seconds, 4 seconds and 6 seconds. फाइंड आउट, 3 सवाल इसमें पूछ सकता हूं मैं, 3। अब 3 बार मुझे अलग अलग न लिखना पड़े, मैं एक ही में तीनों सवाल पूछूंगा, एक बार में एक ही सवाल आएगा एग्जाम में। आपसे सीधे पूछ सकता है कि टाइम ऑफ लाइट कितना है, एक सवाल तो नीट में सीधे तरह ही पूछ लेगा व्हाट इज टाइम ऑफ लाइट। दूसरा पूछ लेगा कि बताओ u कितना है, मतलब कितनी स्पीड से हमने थ्रो किया है। तीसरा पूछ लेगा दैट हाइट h, वो हाइट h कितनी है, g की वैल्यू 10 लिख सकते हो, जिस हाइट पे देखो मैंने लिखा बॉल दो समय पर है सेम हाइट कौन सी है, h पूछ सकता है। चौथा सवाल तुमसे पूछ सकता है कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या है। मतलब 4 क्वेश्चन है, तो 4 में से कोई एक सवाल तुम्हारे नीट में पूछे, चारों एक साथ नहीं आएंगे, तो मैंने 4 सवाल 4 बार लिखने पड़े, तो इसलिए मैंने चारों क्वेश्चन को एक ही लिखा, और इसलिए चारों को इंडिपेंडेंटली सोचो और स्टार लगाइए, सवाल बार बार रिवाइज करते हैं।
या पहला तो बता दो कम से कम देख के 10 आ रहा है। सेम हाइट पर जो दो टाइम होते हैं उनका जो सम होता है t1 प्लस t2, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना उनका, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो t हो जाएगा 4 प्लस 6 10। तो पहला आंसर मुझे लगता है सबका आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा आंसर देखिए कैसे करोगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता है सबको, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड आया और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, 2u/g। तो 10,100 बटे 2 50, g की वैल्यू u 50 आ गया। अब u 50 कह रहे वो हाइट बताओ जिस हाइट पे दो टाइम, तो h बराबर हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था t1 गुणा t2 बराबर 2h/g, याद है कि t1 into t2 that is equal to 2h/g। तो h बराबर आ जाएगा 1/2g t1 t2 हाफ g 10 है, t1 into t2 क्या है 6 into 4 ना, 4 into 6 तो 120 आ रहा है क्या। और चौथा है मैक्सिमम हाइट, ये फॉर्मूले से निकाल लेंगे u²/2। अब जब u निकाल लिए हो तो ये रख देना 125 आ रहा है, u की वैल्यू 50 रख दो, g की वैल्यू 10। तो मेन बात ये है कि अगर आपको ये याद आ गया कि दोनों टाइम का सम टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, u आ जाए, सारे सवाल होते हैं। अब देखो इसको इस तरह के कॉन्सेप्ट यूज के 4 में से कोई एक सवाल पूछ लेगा, 4 में से कोई एक सवाल पूछ सकता है आपसे। बताओ भाई किसी क्वेश्चन में डाउट होगा। हाँ 125 निकाल तो लोगे ना, 50 into 50 बटे 20। तो सेम हाइट पर जो दो टाइम होते हैं उसमें दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक t1 प्लस t2 इक्वल टू 2u/g दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, दोनों के लिए मैं स्पेशल टेस्ट बनवा देता हूँ, वाद विवाद प्रतियोगिता करा देता हूँ, मैं क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज करवा देता हूँ तुम्हारे लिए स्पेशली, और तुम बतिया लो पहले किस टॉपिक को बतियाते हो, जरा हम भी ध्यान रखना, मुद्दे की सीरियसनेस को समझ नहीं है बेटा, पहला साल है ना इसलिए नहीं समझ रहे बेटा, बहुत ब्रह्मांड में सबसे कड़े कॉम्पिटिशन है नहीं, इसलिए नहीं कि पेपर कठिन आता है, इसलिए कि भैया नंबर पूरे लाते हैं। और ह्यूमन एरर भी अगर हो गई ना तो सिलेक्शन नहीं होगा, मशीन बनना पड़ेगा तुम्हें नीट में सिलेक्ट होने के लिए, समझा। अगर जिस एग्जाम में कॉम्पिटिशन 658 जा रहा है कट ऑफ, तो धोखे से मान लो नहीं 58 जाएगा 615 तो जाएगा अगली साल, मान लो इतना नहीं भ्रष्टाचार हो गया, इतना इतवार हो गया, 615 नंबर थोड़े होते हैं, समझा। बोर्ड की परीक्षा में भी तुम्हारे 90% नंबर आते तो मेरिट में आ जाते थे। हाइट में हमेशा कहता हूँ हाइट की में एडवांस में 25% नंबर में आईटी मिल जाती है, 109 नंबर कटा गया जनरल कैटेगरी का 360 में, 109 ज्यादा गया, पिछली बार 86 नंबर था, वहाँ मार्जिन ऑफ एरर होती है, वहाँ 4 चैप्टर, वहाँ एडवांस में कोर्स में मतलब नहीं होता, कोर्स कभी नहीं खत्म करते हैं। तो वहाँ हम ये कहते हैं 60% पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि पीएचडी हो जाए उसका, लेकिन यहाँ तुम्हें पूरा भी पढ़ना है, पीएचडी भी करनी, नीट में जितना भी आता है उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं करनी भैया। मतलब मैं कभी भी आईआईटी कॉम्पिटिशन को टफ नहीं मानता,
नीट का कंपटीशन ज़्यादा है, समझ लो भैया। सीरियसनेस ले आओ, या फिर जो लोग सीरियस नहीं लेते सीरियस हो जाओ। ये 90% नंबर लाने भैया, क्यों 90% जीता रहेगा। 720 का 90% कितना हुआ, लगभग 650, और 18 और इधर 648 हो गया। इतने में कॉलेज मिलता है, तो अगर 620 कट ऑफ चला भी जाएगा तो अच्छा कॉलेज तो 650 ही मिलेगा। अब आखिरी कॉलेज की आखिरी सीट तुम्ही को मिलेगी, तो उसमें कोई 90% स्कोर करना है, सोच पा रहे हो। 90% मार्जिन ऑफ एरर नहीं होगा, उतनी एरर कर सकते हो जितनी धोखे से आप हो जाए, उतनी एरर अलाउड है। जो ना चाहते हुए रैंडम एरर हो जाती है 5% 10%, रैंडम एरर कहते हैं। दो एरर बताई थी मैंने, सिस्टमैटिक और रैंडम। सिस्टमैटिक एरर अलाउड नहीं है, वो एरर जिसका रीजन हमें पता हो वो सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर नहीं में अलाउड नहीं, सिस्टमैटिक एरर कर दी मतलब तो यू आर नॉट सिलेक्टेड। रैंडम एरर 5-10% तो तुमसे ऐसे हो जाएगी एरर, समझ रहे हो ना। 5-10% तो हो ही है, और वो भी नहीं करोगे तो फिर तो नेता के काम हेल्थ मिनिस्ट्री तुम्हें को मिलने वाली। तो प्लीज बातचीत ना करें, ठीक है। चलिए, तो अब हम डाउनवर्ड प्रोजेक्शन की बात करेंगे बेटा। अब हम डाउनवर्ड बॉल को थ्रो करेंगे। डाउनवर्ड प्रोजेक्शन में सबसे पहला केस बनता है जब बॉल को हम ड्रॉप करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे, ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे। इसमें सबसे पहला केस है व्हेन बॉल इज dropped from some height, from a height, किसी हाइट से बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, किसी हाइट से बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, ड्रॉप। मान लो बेटा ये बॉल है हमारी और ये h हाइट से इसे ड्रॉप किया जा रहा है। आप जानते हो जब बॉल को ड्रॉप किया जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है। ड्रॉप करने का मतलब ही यही होता है कि जिस बंदे ने ड्रॉप किया उसने थ्रो नहीं किया, छोड़ दिया है कि नहीं। मान लो तुम पढ़ते लिखते रही हो, तुमको एफिल टावर की हाइट पे ले गए और तुमने वहां से ड्रॉप कर दी। मैंने कहा थोड़ा ग्रेविटी स्टडी करके आ, थोड़ा ग्रेविटी के फील कर लो। तो ड्रॉप कर दिया गया, तो ड्रॉप करने में उसका u बराबर 0 होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और बॉल नीचे गिरेगी, एक्सीलरेशन g होगा डाउनवर्ड। अब समझो बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ऐसे आ रही बॉल, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है s बराबर, अब मेरी बात समझो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मानना चाह रहे हो कि नीचे की, क्या मानना चाह रहे हो। अगर नीचे पॉजिटिव मानोगे तो झंझट खत्म हो जाएगा हमेशा पर, लेकिन अगर आप ऊपर ही पॉजिटिव रखना चाहते हो तो तुम्हारी जल्दी बता दो, नीचे पॉजिटिव, चलो ऊपर पॉजिटिव, ओके। आप देखो अभी मैं दिखा देता हूँ। ऊपर पॉजिटिव मानोगे तो ए डाउनवर्ड है, तो ए की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, -g। डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड होगा, क्या रखना पड़ेगा, -h, और u तो 0 ही है। तो वैसे भी सारे नेगेटिव कट जाएंगे, मैं दिखाता हूँ। v is equal to u plus at लगाएंगे, और v चूंकि v भी डाउनवर्ड है, v भी डाउनवर्ड है, तो v को भी हम क्या लिख सकते हैं, माइनस। अब इसमें थोड़े ना कि सोचना है, इसमें तो पता ही है कि v डाउनवर्ड होगा, नीचे फेंकोगे तो ऊपर कहां चले जाएगा। तो ड्रॉप हो रहा है तो v डाउनवर्ड है, तो v नेगेटिव माइनस v, s हो जाएगा -h, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और एक्सेलरेशन भी माइनस है, डाउनवर्ड है, अगर अपवर्ड पॉजिटिव लिया है तो। अब देखो इसको लिख दोगे -v, इसको -u, इसको -g, इसको t, तो सारे माइनस वैसे कट जाएंगे। तो अब बार-बार ये माइनस का बोझ दिल पे रखना है तो रखे रहो। सबसे अच्छा तरीका ये है कि झंझट खत्म करो, इस डायरेक्शन को नेगेटिव की जगह ये पॉजिटिव मान लो, ये नेगेटिव मान लो, है कि नहीं। अब कोई मान ले कि नहीं सर हमारा ये ओरिजिन है, मेरी ये y एक्सिस है, पॉजिटिव y, ये x है और ये y है। अब आपको ये सब कैसे, बचपन से हम तो ऊपर ही y मानते हैं। अरे तुम मानते आए हो, अब मान लो नीचे की तरफ। तो एक्सेस तुम अपनी मर्जी से मान सकते हो, मैं बता चुका हूँ।
तीसरी नियमानुसार होगी। नियमानुसार कैसे, मैं बता चुका हूं। मान लो x ये मान लो और y ये मान लो, तो i क्रॉस j, k किधर आएगा, राइट हैंड थंब रूल, i क्रॉस j k बाहर आएगा, z ये होगी z। लेकिन अब की बात तुमने अगर ये माना है तो i क्रॉस j, z किधर होगी, अंदर, तो बाहर की तरफ माइनस z होगी, अंदर की तरफ कौन होगी, प्लस z। z से हमको लेने ही देना नहीं, क्या करें z। दो एक्सेस तुम अपनी मर्जी से मान सकते हो, तीसरी एक्सेस राइट हैंड थंब रूल से ही डिसाइड होगी। तीनों अपनी मर्जी से नहीं मान सकते, तीनों तो ऐसे माननी होती है कि राइट हैंड थंब रूल पहले हो, मतलब i क्रॉस j करे तो k आए। ऐसा हमारी क्रॉस j कर दिया और तुमने कहा अरे ठीक है इधर जगह नहीं है, मैं ऐसा करता हूं z इधर मान लेता हूं या बाहर मान लेता हूं। तो अब देखो तुम्हारे लिए सिंपल बात है, अगर तुम ऊपर की जगह नीचे की तरफ y पॉजिटिव मान लो तो ये सब कैसे हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर कभी ग्राफ वगैरह आए, ग्राफ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड होती है, और ये ना लिखा हो कौन सा, मैं क्यों हमेशा ऊपर पॉजिटिव मानता हूं, क्योंकि कन्वेंशनल जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड पॉजिटिव एक्स ऐसे मानते, किताबी जो लैंग्वेज है वो ये है, मतलब कन्वेंशनल ऊपर की तरफ पॉजिटिव हो। किसी ग्राफ को जैसे मुझे पढ़ना हो और ग्राफ में पॉजिटिव ग्राफ और नेगेटिव ग्राफ दोनों बने, तो अब मान लो उसने ये नहीं बताया सवाल में कि कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके ग्राफ बताना है, तो आपको हमेशा कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव माननी है, तो हमेशा अपवर्ड पॉजिटिव होगी, डाउनवर्ड नेगेटिव होगी। इसीलिए मैं मिक्सिंग ना हो जाए, ज्यादातर केसेस में अपवर्ड ही पॉजिटिव मानता हूं, डाउनवर्ड नेगेटिव रखता हूं, भले मुझे बाद में नेगेटिव काटने पड़े। लेकिन मैं तो ये सिखाना भी चाहता हूं कि ये पूरी तरह से साइन कन्वेंशन हमारे मर्जी का गुलाम होता है, हम जो चाहें वो मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ तो डाउनवर्ड है, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, तो अपवर्ड पॉजिटिव मानने का क्या ही फायदा है, बार-बार नेगेटिव साइन आए, तो आप डाउनवर्ड पॉजिटिव मानिए, कोई आपत्ति वाली बात नहीं, ठीक है। बट मैं तो अपवर्ड ही पॉजिटिव लिख देता हूं, ये राजा मैंने बदल दिया है, तो क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होंगे जहां पर प्लस माइनस कन्वेंशन बताएगा नहीं और आपसे पूछ लेगा, तो आप गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलो माइनस हटा देते हैं, आंसर तो वैसे ही आ जाएगा। और अगर तुम पॉजिटिव मान भी लेते डाउनवर्ड, तो तुम ये को निकालते, v को प्लस v लिख देते, ये पॉजिटिव होता है डायरेक्शन, s को प्लस h लिखते, a को प्लस g लिखते, और इक्वेशन ये आ जाती तुम्हारी। फिर माइनस सारे वैसे कट गए, इक्वेशन तो वही आ गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो करते हैं तो इक्वेशन हमारी ये लगेगी। पहले तो डाउनवर्ड प्रेडिक्शन की बात करते हैं कि अभी ड्रॉप ना करें, डायरेक्ट वाला केस कर लेते हैं, ड्रॉप बाद में करें। तो ऊपर से नीचे हम थ्रो कर रहे हैं, u स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, तो u की वैल्यू हो गई हमारी माइनस, देखिए हेडिंग हटा दो, एक लाइन लगा दो, ऐसे काट दो, ऐसे लिख दो, ऐसे कर दो, खत्म। तो अब देखो अगर ऊपर से नीचे थ्रो कर रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मेट जो आएगा वो आएगा v बराबर u प्लस g। ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो क्या आ रहा था, जोर से बोलना पड़ेगा, पूरी बोलनी पड़ेगी, और नीचे फेंक रहे तो क्या आ रही, सेकेंड इक्वेशन अगर हम लगा रहे हैं h बराबर s बराबर ut प्लस हाफ इट इज, तो बताओ वैल्यू बताओ क्या क्या रखे, देख के बताओ, डाउनवर्ड आ रहे, डाउनवर्ड क्या रखे, s बराबर u बराबर बोलना पड़ेगा ऐसे, माइनस u, और a बराबर थोड़ा मोटा हुआ बोल क्यों नहीं रहा, एक बीमार इंसान यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा है, कल से आने का दाना नहीं किया ऐसा, मना किया है, जब टीचर ने तब बोलना, वैसे नहीं। तो h बराबर ut प्लस, देखो ये याद है, जब ऊपर की तरफ जाते तो इक्वेशन क्या होती थी, ज़्यादा देता ना बोलो, तो ये पूरी इक्वेशन बताया करो, और यहाँ पर क्या है ut प्लस माइनस का प्लस होता है, कोई ज्यादा खास अंतर तो है नहीं। अच्छा थर्ड इक्वेशन लगाओ, क्या आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax
वीएस वैल्यू बताओ क्या क्या रखें, माइनस वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर माइनस जी माइनस एच। तो बताओ क्या इक्वेशन बनेगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस। अच्छा इस सभी इक्वेशन में अगर हमने बॉल को ड्रॉप किया होता है ड्रॉप, तो u बराबर क्या रखते हैं, तो इस सभी फॉर्मूले में u बराबर g बना दें, सारे आंसर आ रहे हैं। देखो एडिट या डाउनवर्ड प्रोजेक्शन है, एडिट किया है। खाना खा के नहीं आते हो? ना 12 के बाद 12:20 12:25 पे क्लास स्टार्ट होती है, 12 से 12:15 के बीच में खाना सब जगह मिल जाता है। तुम तो वैसे भी जा रहे हो, तुम्हारे लोगों के लिए बात हुई है, दूसरा केस जिनको रुकना है अभी उनके लिए बात हुई है। टिफिन उनसे कह दो कि I&I इंस्टीट्यूट भिजवा दिया करें। ऑफिस वाले बहुत सीधे बेचारे, बहुत अच्छे हैं। I&I के ऑफिस वाले सबसे सज्जन हैं। बस तुम लोग उनको परेशान करते हो, तुम लोग उनसे बात नहीं करते हो सही से, इसलिए वो खिसियाए रहते हैं। भैया चाचा ताऊ कह के प्रेम से बात किया करो। वाणी कहते हैं ना कि वाक्य संयम विश्व मैत्री की प्रथम सीढ़ी। अगर आपके वाक्य संयम है, आप अगर शब्दों का चयन सही से करते तो बड़े से बड़े काम करवा सकते। तुम लोग खुद ही पूरी गुस्सा अपनी तैयारी का पूरा फ्रस्ट्रेशन ऑफिस वालों की आपने देखा तुम लोग को बहस करते हो, पानी नहीं देते, पानी क्यों देते तुम लोग, तुम्हारा पानी पीने वाला है नहीं, पानी तो होना चाहिए। लिखो बेटा जल्दी लिखो, एक केस करवाना है। अच्छा एक सवाल केवल एक नोट कर लिया बेटा, खाना खा लिया? आएंगे नहीं आज? क्यों छुपेड़ा क्यों? अरे यार खाना दे दो, खाना जीवन में खाने का इतना बड़ा मैटर तो नहीं करना। वो वैसे ज्यादा खाना मैंने ज्यादा खा लिया, कल पेपर उल्टी हुई है, तुम्हें भी वो बधाई देने की वजह से तुमने हमें। चलो अच्छा लास्ट क्वेश्चन, एक बॉल को अगर नीचे हम फेंकें 10 मीटर पर सेकेंड की हाइट से, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि नीचे जाने में बॉल को 4 सेकेंड का समय लग रहा है, और g बराबर जो है वो 9.8 है, बहुत हो गया 10,000, तो कितनी हाइट है, हाइट बता दो बस, हाइट कितना है, हाइट व्हाट इज द हाइट, कौन सी इक्वेशन लगाएं, कौन सी लगाएं, h बराबर ut प्लस हाइट बताना है, टाइम गिवन है, तो h बराबर ut प्लस हाफ gd स्क्वायर। तो एक्स्ट्रा क्लास जो फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास होगी वो 6:35 से 7:45 होगी, ठीक है। 1D मोशन का लेक्चर 1 लेक्चर 2 कराएंगे, जिनका 1D मोशन छूटा होगा वो आएंगे, और जिनका छूटा हुआ वीडियो लेक्चर से कर लिया उनको आने लगा है वो मत आए, वीडियो जितनी कम होगी उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑफिस में पढ़ाना है। तो h बराबर u बताओ कितना है 10, टाइम कितना है 4 सेकंड, प्लस हाफ g कितना है 9.8, 4 का स्क्वायर। चलो हल करो जल्दी, बताओ कितना है।
थोड़ा बार आता है, थोड़ा बार नहीं आता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। तो 6:40 पे शाम को एक्स्ट्रा क्लास होगी, 1 से सवा घंटे की होगी, सिर्फ 1 से सवा घंटे की। तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से करो तुम, ठीक है। और अगर किसी की पहली क्लास है, अगर किसी को रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर नहीं मिले हैं क्लास के, तो मुझसे ऑफिस में मिल के जाइए आप और लेक्चर लेके जाइए, ठीक है। तो ताकि डबल रिकवरी करें आप, कुछ वीडियो लेक्चर से कर लीजिए, कुछ में डायरेक्ट